बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमें बहुत लॉस उठाना पड़ा, हमारी जो इकोनॉमी है वो बैक फुट पे चली गई है, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्रॉम 2 decades। तो अब इस इकोनॉमी को रेल पे, टू पुट द इकोनॉमी बैक ऑन द रेल्स, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द स्टेट, ठीक है। जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी है, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है, JNK की जो इकोनॉमी है, वो बैक टू रेल पे आए, ठीक है, वो पटरी पे फिर से आए, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बैक फुट से फ्रंट फुट पे आए, ठीक है। तो अब ये कैसे हो सकता है, तो हम इस ये इट कैन बी डन ओनली बाय फ्लिप टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको फ्लिप मतलब ये नहीं कि उनको उनमें कोई चेंज लानी है, नहीं, बहुत सारी ऐसी यहाँ पर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो बंद हो चुकी हैं, ठीक है। जो 1990 में जब यहाँ की कंडीशंस, जो यहाँ की सिक्योरिटी इश्यूज यहाँ पर हुए, तो उन सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी जो बंद पड़ गई, जो आगे फिर नहीं चल पाई, जिनकी वजह से क्या हुआ कि जो JNK इकोनॉमी, जो यहाँ का यूथ था, यहाँ की उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं रही, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, जिसकी वजह से क्या है, जितनी ज़्यादा एक स्टेट में या एक कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उतनी ही ज़्यादा वो कंट्री इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहती है, ठीक है। अभी हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे अभी हमारी स्टेट है, अगर हम टॉप 5 स्टेट्स की बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट में, तो JNK उसमें टॉप पे है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो ट्रेडिशनली जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रही है उनको फ्लिप करना है। फ्लिप मतलब उनको फिर से उनका रिवाइवल करना है, ठीक है, कि उनको फिर से स्टार्ट करना है, तभी हमारी जो इकोनॉमी है ये बैक फुट से फ्रंट फुट पे आ सकती है, ठीक है। तो फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द स्टेट इकोनॉमी इट वुड बी नेसेसरी टू एक्सपैंड इंडस्ट्रियल बेस बाय प्रमोटिंग कैपिटल इनफ्लोज थ्रू वेरियस इंसेंटिव्स एंड कंसेशंस। अगर हमें अपनी जो स्टेट इकोनॉमी है हमारी, इसको डाइवर्स करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो ये कैसे हो सकता है कि ये ऐसे हो सकता है, हमें हमारी जो इंडस्ट्रियल बेस है इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। क्योंकि आप JNK में मोस्टली देखोगे, कश्मीर जम्मू में आप देखोगे बहुत सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है रन कर रही है, लेकिन कश्मीर डिवीजन में आप ये बहुत कम देखोगे, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रियल बेस है ये हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, टू डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी ऑफ JNK। इसके लिए है वी नीड टू एक्सपैंड इंडस्ट्रियल बेस ऑफ द स्टेट। इंडस्ट्रियल बेस को हमें प्रमोट करना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। कैसे? बाय प्रमोटिंग कैपिटल इनफ्लोज। बाय प्रमोटिंग कैपिटल इनफ्लोज मीन्स, कैपिटल मीन्स मशीनरी, ठीक है। इनफ्लोज यहाँ पर जब ज़्यादा से ज़्यादा, या कैपिटल हम इकोनॉमिक्स में मनी को भी इंडिकेट करते हैं, मशीनरी को भी इंडिकेट करते हैं। तो हमें बहुत सारे यहाँ से गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने हैं, यहाँ से बहुत सारी कंसेशंस, या जैसे हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा कि यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज है जो रिजर्व्ड है। इंडस्ट्रियल एरियाज, अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसको लैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर उसको कंसेशन रेट पे वो उसको लैंड मिलती है, ताकि वो वहाँ पर अपना बिजनेस यूनिट वो सेटअप कर सके, ठीक है। तो इस वजह से जब हमारी स्टेट इकोनॉमी जो है, इसकी जो इंडस्ट्रियल बेस, हमारी स्टेट की जो इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रांग होगी, तभी हमारी इकोनॉमी जो है वो डाइवर्सिफाई होगी, ठीक है, वो डाइवर्स हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी क्रिएट होंगी। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम एक स्पेस बचती है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ठीक है। अगर आप अभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो अगर हमारी स्टेट है, इसके पास बस कैपेसिटी है, इट कैन फुलफिल द 17% ऑफ द यूथ इन गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। ये उनकी जो वहाँ पर उन पोस्ट्स पे ये सिर्फ 17% जो है उनके पास कैपेसिटी है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब जो रेस्ट बचता है वो क्या करेंगे, सवाल ये बनता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स ही जितने यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस 17% इनके पास कैपेसिटी है कि ये 17%
यूथ को ये गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, generating employment opportunities to youth on sustainable basis, the government has identified following sectors। ठीक है, इनको पता है कि हमारे पास बस 17% कैपेसिटी है कि उन 17% को हम गवर्नमेंट जॉब्स दे सकते हैं, अब जो रेस्ट बचते हैं उनके लिए क्या है, ठीक है। और इन्होंने कुछ ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए जहां पर ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो सेक्टर्स क्या है, क्या क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें हॉर्टिकल्चर आता है, जो इसके अलाइड सेक्टर्स है, सेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, ठीक है, तो वो सब इसमें आते हैं। एनिमल हस्बेंड्री है, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन एंड हेल्थ, टूरिज्म एंड ट्रेवल्स एट्सेट्रा, बहुत सारे ये सेक्टर्स है जहाँ पर ये इनके लिए बिसाइड्स गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। अब 17% कैपेसिटी है तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब रहेगी उन 17% के लिए। अब जो रिमेनिंग जो यूथ है उनके लिए ये सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए कि जहां पर उन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जा सकती है, और इसको आइडेंटिफाई किया किसने, बाय द गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द स्टेट, ठीक है। कि अभी जो हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब्स की, वो भी इसी में आएगी। According to the report calculated by Ministry of Home Affairs of India through operation of J&K Home Affairs in 2003, 2003 में एक रिपोर्ट आई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया, और उसके साथ वो काम कर रहे थे जो हमारी J&K स्टेट होम अफेयर्स है। 2003 में उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स वुड नॉट बी मोर देन 17%। अभी जो मैं बात कर रहा था कि जो गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो इट्स ओनली 17%, उसके अलावा वो नहीं दे सकते गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। इतनी ही कैपेसिटी है तो इतने ही जॉब से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हैं। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ द स्टेट, द गवर्नमेंट कुड डू दिस थ्रू द फॉलोइंग टू रूट्स, ठीक है। अब 17% ऐसे लोग हैं जिनको ये गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने दे डिस्कवर्ड टू रूट्स, ठीक है, जिन रूट्स के जरिए से ये जो एक तो इकोनॉमी भी एक्सिलरेट करेगी, ग्रो करेगी, और साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी। फर्स्ट वन इज एक्सिलरेटिंग द रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तेजी से बढ़नी चाहिए, ठीक है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो बाकी जो सेक्टर्स है वो डेवलप होंगे जहां पर फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है, ठीक है। सेकंड क्या है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। बहुत सारी स्कीम्स आती है हर साल, जब बजट दिया जाता है, बजट डिक्लेयर किया जाता है, बहुत सारी स्कीम्स आती है, ठीक है। उन स्कीम्स को, उन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स या प्रोग्राम्स होंगे उनको इम्प्लीमेंट करके हम इस यहाँ पर जो हमारी स्टेट है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ डाटा है जो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो खुद का अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है, जो किसी के अंडर बिजनेस नहीं करते हैं। इट्स परसेंटेजेस 38.17%, जो वेज सैलरीड, मतलब जो जैसे मजदूरी के लिए जाते हैं दिन के, मतलब पर डे जिनको पैसा मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिन को गया किसी काम के लिए, शाम को मुझे वहाँ से वो वेज मिली, ठीक है। वो जो वेज सैलरीड क्लास है वो परसेंटेज क्या है उसकी 45.18%, और जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट मतलब जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है, वो है 16.65%, मतलब 17% ये पूरा बनता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, प्रोवाइड सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, चाहे वो छोटे छोटे बिजनेसमैन ही हो, मीडियम एंटरप्राइज जिनके पास हो, उनको क्या करना है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, ताकि वो अपना जो स्मॉल बिजनेस या मीडियम एंटरप्राइज अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब
खुद से फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे कोई स्कीम मिलती है, उस स्कीम के अंडर मुझे कुछ पैसा मिलता है, उन पैसों के ज़रिए से मैं क्या करता हूँ, अपनी एक छोटी सी एंटरप्राइज, चाहे स्मॉल हो या मीडियम एंटरप्राइज हो, वो स्टार्ट करता हूँ। मतलब मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ हो गया, ठीक है, और मैं बाकियों को फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ करनी है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है इन एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट की तरफ से। स्टेट इंटरवेंशन शुड बी नीडेड फॉर द रिवाइवल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स, जो मैंने पहले ही बात की कि रिवाइवल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स, जो सेक्टर्स बंद पड़े हैं बिकॉज ऑफ दिस सिक्योरिटी इश्यूज फ्रॉम सिंस 1990, तो तब से जो बंद पड़े हैं उनका रिवाइवल करना है। तो इसमें स्टेट इंटरवेंशन इट्स मस्ट, द इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इज मस्ट, वो उनको इंटरवीन करना है इन सब चीज़ों में फॉर द रिवाइवल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। Next one, government intervention scheme, special employment programs like PMRY, REGP, SGSY, NREGS and J&K employment scheme, इसमें इंटरवेंशन करना है, ये सब स्कीम्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है ताकि इन स्कीम्स के ज़रिए से जो यहाँ का जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाए, ताकि वो उनकी जो वो अर्निंग है वो अर्न कर सके, अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। यहाँ पर जो एब्रीवेशन है PMRY, ये लास्ट में मैंने दिए और आपके एग्जाम्स में ये पूछी जाती है, ठीक है, ये एब्रीवेशंस, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, जो भी इनमें से कोई भी आ सकती है, तो लास्ट पे मैंने ये दी है। अब हमारे पास जो 11th 5 ईयर प्लान 2007-12 जो दिया गया 11th 5 ईयर प्लान जो है, इसमें ₹25,834 करोड़ दिए गए, ठीक है, J&K के लिए, टू बूस्ट लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स लाइक फूड प्रोसेसिंग, लेदर प्रोडक्ट्स, फुटवेयर एंड टेक्सटाइल्स एंड सर्विस सेक्टर सच एज टूरिज्म, टू बूस्ट लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। इतना जो पैसा इस 11th 5 ईयर प्लान में दिया गया J&K स्टेट के लिए, 25,835 करोड़, ओनली टू बूस्ट द लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। अब लेबर इंटेंसिव क्या हुआ, लेबर इंटेंसिव वो टेक्निक हुई, इकोनॉमिक्स में हम दो टेक्निक्स ऑलमोस्ट यूज करते हैं, एक तो हुआ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड द सेकंड वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो स्किल हुआ, वो टेक्निक हुई जहां पर हम मोस्टली जो हमारी मशीन्स है, मशीनरी यूज करते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक हुई जहां पर हम ज्यादा लेबर्स को यूज करते हैं। तो इतना पैसा जो इस 5 ईयर प्लान में 11th 5 ईयर प्लान में दिया गया, वो खाली इस चीज के लिए दिया गया, टू बूस्ट लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बूस्ट होने चाहिए इनसे जहां पर लेबर्स का यूज होता है, जहां पर लेबर्स को यूज किया जाता है, ठीक है, जहां पर मशीन्स कम यूज की जाती हैं इन कंपैरिजन टू लेबर्स वहां पर ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है, लाइक फूड प्रोसेसिंग है, ठीक है, या लेदर प्रोडक्ट्स है, फुटवेयर है, टेक्सटाइल्स है, या सर्विस सेक्टर में आप टूरिज्म देखोगे, ठीक है। तो इनको बूस्ट अप करने के लिए इस 11th 5 ईयर प्लान में इतना पैसा दिया गया, खाली इस लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। अब हमारे पास कुछ स्कीम्स हैं, स्किल एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। अब ये स्कीम क्या है, द एक्सपर्ट ग्रुप इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड अ स्पेशल प्लेसमेंट लिंक्ड market driven skill training program for the Jammu and Kashmir youth. The scheme will provide, ये जो स्कीम है इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी, एक स्किल प्रोवाइड किया जाएगा उस यूथ को। आप देखोगे मोस्टली अब यहाँ पर एक ये वो नज़रिया बन गया है J&K में, जिसने पढ़ा होगा वही बस जॉब कर सकता है, ठीक है, उसी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी। नहीं, अब जिसने पढ़ाई नहीं की है, जो क्वालिफाइड नहीं है ड्यू टू सम रीजंस कि उसने वो स्कूल ड्रॉप आउट रहा है, उसने वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो क्या अब उसके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्या उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है? गवर्नमेंट ने ये स्कीम इसीलिए लाई ताकि जो वो
जो एजुकेशनली उतने क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये स्पेशल स्कीम लाई गई टू प्रोवाइड ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल यूथ इन जम्मू एंड कश्मीर रिगार्डलेस ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। वो उस चीज़ को नहीं देखा जाएगा वहाँ पर उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, क्या ये पीएचडी है, क्या ये मास्टर्स इसने किया है, क्या इसने पोस्ट डॉक किया है, ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं देखी जाएगी, ठीक है। वहाँ पर क्या देखा जाएगा, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाएगी। इनको 50,000 to 1 lakh यूथ विल बी ट्रेंड इन 3 to 5 years। इस स्कीम के अंडर क्या होगा कि इनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि आज अगर आप इस दौर में देखोगे, इस मॉडर्न पीरियड में देखोगे, स्किल इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर ए पर्सन, ठीक है। कोई भी स्किल हो, इट्स एन इम्पॉर्टेंट वेपन फॉर दिस पर्सन, ठीक है। कोई भी पर्सन हो, इस पर्सन के लिए, इस इंसान के लिए कोई भी स्किल हो, वो इसका एक वेपन है। वेपन किस लिहाज से, क्योंकि आप अनस्किल्ड जो भी है आज बंदा, वो कहीं पर काम में नहीं आता है, ठीक है। उसको मतलब उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है उसको, उसके लिए उतने हम कहेंगे कि जॉब के जो दरवाजे हैं, कंपनी के दरवाजे, वो खुले नहीं होते। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड बंदा रहता है, जिसके पास स्किल होता है, उसको सभी मतलब मांगते हैं कि नहीं ये बंदा हमारे पास आना चाहिए, उसको सभी कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, कि नहीं ये बंदा हमारी कंपनी में काम करेगा क्योंकि उसके पास स्किल होता है, ठीक है। अब इस स्कीम के अंडर इन्होंने कहा कि हम 3 से 5 साल तक 50 to 1 लाख यूथ जो हैं JNK का, उनको स्किल ट्रेनिंग देंगे, ताकि रिगार्डलेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाएगी, उनको इन 3 से 5 साल तक इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आगे जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए वहाँ पर उनके पास जब स्किल होगा तब वहाँ पर वो एडजस्ट हो सकते हैं या वो खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कीम इसीलिए लाई गई थी। फिर है स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव SII-J&K, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर हैज अ लार्ज टैलेंट pool of youth who are well educated but are unable to find an employment due to lack of skill or lack of training। अभी मैं जिसकी बात कर रहा था कि आप आपने PhD भी कर रखा है, ठीक है, पोस्ट डॉक भी कर रखा है, ठीक है, मास्टर्स सब कुछ कर रखा है आपने, लेकिन यू डज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्किल, आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, ठीक है। स्किल से फॉर एग्जांपल अभी कोई बंदा है, ये किसी कंपनी में जाता है, ठीक है, फॉर सीकिंग एनी जॉब। जब ये वहाँ पर जाता है तो मोस्टली कोई ना कोई स्किल ये लैक करता है, ठीक है। अगर हम एक स्किल की बात करेंगे कि इसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, वो बेस्ट है इसके पास, ठीक है। लेकिन जब आगे जो इसका इंटरव्यू किया जाता है, आगे आगे जो स्टेज में इंटरव्यूज होते हैं बहुत सारी कंपनीज में, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जाओगे, वहाँ पर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू में आपको 6 स्टेज को क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आगे आगे ये बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल इसके पास बेस्ट है, लेकिन जो इसके पास टेक्निकल स्किल है वो नहीं है। तो उस टेक्निकल स्किल की वजह से क्या है, जो हमारा यूथ है, ठीक है, जिसमें हम भी आते हैं, तो हम पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो हम वी आर अनएबल टू फाइंड एन एम्प्लॉयमेंट टू लैक ऑफ दिस स्किल और लैक ऑफ ट्रेनिंग। हमारे पास वो ट्रेनिंग नहीं होती है, वो स्किल नहीं होता है, जिसकी वजह से हम वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो हमारे सामने होती है, लेकिन हम उसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड लैक ऑफ स्किल। हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन टेक्निकल स्किल हमारे पास नहीं होता है, जिसकी वजह से वो जो मेरे पास जॉब थी, सामने जॉब पड़ी थी, लेकिन मैंने वो खो दी, मैं वो ग्रैब नहीं कर पाता हूँ। रीज़न यही है, ठीक है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या हुआ, टू एनकरेज द यूथ and initiator was to buy government that 10 to 20 companies across industry sector to partner educational institutions and run special training programs to enhance employability of 8,000 youths per annum in J&K over a 5-year period। मतलब यहाँ पर एक क्या हुआ, PPP मोड जिसे हम कहते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप।
यहाँ पर क्या है, इस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो आप, इसमें क्या है कि 50:50 कॉस्ट शेयरिंग रहती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि 50% कॉस्ट जो होगा वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज की तरफ से होगा, प्राइवेट कंपनी की तरफ से होगा, और 50% जो है वो गवर्नमेंट पे करेगा। ठीक है, 5 साल तक ये स्कीम रहेगी। इस स्कीम में क्या होगा कि हर साल पर एनम 8,000 बच्चे जो ऐसे हैं, 8,000 यूथ है, उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, उनको ट्रेन किया जाएगा, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो या टेक्निकल स्किल हो, उनको ट्रेन किया जाएगा। इसमें 10 से 20 कंपनीज जो है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उससे ली गई। ठीक है, जो पार्टनर किन के साथ करेंगी, जो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि अब जो इंडस्ट्री है वो तो खुद उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकती, तो उनको पार्टनरशिप करनी है, कोलैबोरेशन करनी है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ। तो वो जे.एंड.के स्टेट से 1 साल में 8,000 बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, जिनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे वो जब उनके पास टेक्निकल स्किल आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगे, जो भी स्किल उनको सिखाया जाएगा, तो वो इजीली किसी भी कंपनी में एडजस्ट हो सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, तो ये किस मोड पे किया गया है, PPP मोड विद 50:50 कॉस्ट शेयरिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग जो लास्ट में आएगी वो भी 50-50 रहेगी। ठीक है, 50% प्रॉफिट गवर्नमेंट सेक्टर को जाएगा, 50% जो प्राइवेट सेक्टर है उनको जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक स्कीम थी उड़ान। ठीक है, उड़ान में क्या होता था कि यहाँ से जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई होती थी, उनको किसी मुंबई लिया जाता था, दिल्ली या किसी भी स्टेट में लिया जाता था, कोई उनको प्राइवेट कंपनी ले जाती थी जो उनको 3 महीने या 6 महीने के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, और साथ में वो फिर उनको अपनी ही कंपनी में प्लेसमेंट करती थी। ठीक है, वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। ठीक है, तो ये था स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव जे.एंड.के। फिर है स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ जे.एंड.के। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो मतलब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो वैसी नहीं रहती है। ठीक है, वही बच्चा कल को आगे जाकर मतलब कुछ ऐसा कर सकता है कि जिससे एक तो जे.एंड.के स्टेट का नाम रोशन होगा ही, और उसकी वजह से जो हमारी जो इकोनॉमी है वो रेल पे आ सकती है, फिर से पटरी पे आ सकती है। लेकिन रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस वो आगे नहीं जा पाते। ठीक है, तो यही जो एक्सपर्ट ग्रुप ये जो दिया गया, जिनको जो कंसल्ट किया गया, तो इन्होंने कहा क्या, उन्होंने रिकमेंड किया दैट 5,000 स्कॉलरशिप्स पर एनम में बी अवॉर्डेड फॉर द नेक्स्ट 5 years। हर साल मतलब अगले 5 सालों तक 5,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएगी पर एनम हर साल। ठीक है, मतलब 5 सालों में ये कंटिन्यूसली 5,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। आउट ऑफ टोटल 4,500 स्कॉलरशिप्स, मतलब 90% जो है स्कॉलरशिप्स कुड बी फॉर जनरल डिग्री कोर्सेज, जो जनरल डिग्री कोर्सेज है। ठीक है, जैसे MSc MA वगैरह जो ये रहती है, ठीक है, उनके लिए 90% स्कॉलरशिप्स रहेंगी। 250 फॉर इंजीनियरिंग, मतलब 5% जो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वो स्कॉलरशिप्स रहेंगी। एंड 250 फॉर मेडिकल स्टडीज। ठीक है, जो MBBS जो मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल स्टडीज करना चाहते हैं, उनके लिए। ठीक है, दिस विल बेनिफिट 25,000 स्टूडेंट्स। इससे क्या होगा कि इन 5 सालों में 25,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस स्कीम से बेनिफिट मिलेगा, जो आगे जाकर मतलब स्टेट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, स्टेट की इकोनॉमी के लिए। फिर है इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए कि किस तरीके से जे.एंड.के स्टेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, Government is taking all possible steps and efforts in providing gainful employment to the youth of the state by way of creating self-employment and work opportunities in the private sector। मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले ही कि जे.एंड.के स्टेट में जो गवर्नमेंट जॉब्स है इट्स ओनली 17% कैपेसिटी है जे.एंड.के के पास कि वो गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जो रिमेनिंग है, तो बहुत सारी ऐसे
एफर्ट्स लगाए गए, ऐसे स्टेप्स उठाए गए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि यहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके, और कुछ जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर वर्क अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर भी क्रिएट की जा सके। ठीक है, नाउ यहाँ पर डिफरेंस बनती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जैसे हमारे यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इन प्राइवेट स्कूल्स में एक अपॉर्चुनिटी, वर्क अपॉर्चुनिटी बनती है एक यूथ के लिए कि वो वहाँ पर जाकर काम कर सकता है एज ए टीचर। ठीक है, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो किसी के अंडर नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन भी दी है, ए पर्सन इज सेड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड व्हेन ही और शी अर्न्स हिज और हर income directly from the customer or other organizations. Self-employed is not employee of anyone but works for himself or herself. ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड हम किसको कहते हैं, जो डायरेक्टली अर्न करता है अपने कस्टमर से। ठीक है, उसको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, वो खुद के लिए काम करता है। Many schemes have been launched by government to make self-employment more widespread. इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को स्प्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लॉन्च की, जिसकी वजह से बहुत सारे आज हम देखते हैं ऐसे बंदे JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ दिस स्कीम्स। नाउ द नेक्स्ट इज JNK स्टेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। नाउ व्हाट इज दिस स्कीम? अंडर दिस स्कीम पर्सन इज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल हेल्प फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस। इस स्कीम के अंडर क्या है कि ये जो स्कीम है, इसके अंडर एक पर्सन जो है उसको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, उसको प्रोवाइड की जाती है। द ED रन्स द स्कीम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो ED है, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट जो है, वो इसको रन करता है। ये इस स्कीम के अंडर क्या है, इसको बैंक की तरफ से लोन्स मिलते हैं, मार्जिन मनी मिलता है, इसको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, कैपिटल सब्सिडी मिलती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि से फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडस्ट्रियल लोन दिया जाता है। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो है वो लोन प्रोवाइड करती है। अब अगर मैं बैंक से लोन उठाता हूँ, ठीक है, अगर मैं 10 लाख वहाँ से लोन उठाता हूँ, तो अगर से फॉर एग्जांपल 9% इंटरेस्ट रेट मुझे देना है, तो एक तो मुझे वो 10 लाख वापस करना है बैंक को, और प्लस उसका जो इंटरेस्ट है वो भी पे करना है। लेकिन जब आप यहाँ से लेते हो, जो इंडस्ट्रियल खादी एंड विलेज इंडस्ट्री है JNK की, अगर आप वहाँ से लोन लेते हो, तो अगर आपको वहाँ से 10 लाख पैसा मिलता है, ठीक है, 10 लाख लोन मिलता है, उस 10 लाख में से क्या है कि 4 लाख आपको जो है वो सब्सिडी, ठीक है, उस पर आपको रिटर्न नहीं करने हैं, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। अब 6 लाख जो है वो आपको रिटर्न भी करना है, और उन 6 लाख पे आपको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो ये बहुत सारी स्कीम्स है यहाँ के जो JNK का यूथ है इनके पास, सो दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। ठीक है, दे कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड। वो किसी के उनको किसी के अंडर काम नहीं करना है। एक तो वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, और उनको वो डायरेक्ट अपनी अर्निंग लाइवलीहुड जो है वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है, now next scheme is financing schemes for economic upliftment of weaker sections। बहुत सारे ऐसे weaker sections है JNK में, इनकी upliftment के लिए फाइनेंसिंग स्कीम्स यहाँ पर इनिशिएट की गई। द स्कीम इज रन बाय SCs, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये स्कीम यही रन करते हैं यहाँ पर JNK में। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट सब्सिडीज टू द पीपल बिलोंगिंग टू दीज कम्युनिटीज। अब ये जो स्कीम है, इट्स ओनली फॉर दीज कम्युनिटीज, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, या अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, इनके लिए ये स्कीम्स है। ठीक है, इनको इन सब के लिए अगर इन कम्युनिटीज में से किसी को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये बिजनेस यूनिट स्टार्ट करने के लिए ये इनको इकोनॉमिक ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से अपना बिजनेस यूनिट जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं, और एक तो इनकी खुद की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाती है, प्लस ये दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज वर्क शेड कम हाउसिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, दीज आर ऑल स्कीम्स, ठीक है, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द J&K स्टेट। ठीक है, वर्कशॉप कम हाउसिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस। ठीक है, अब जो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है या जो सब सेक्टर्स है जो बंद पड़े हैं अभी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज सिंस 1990। तो उनमें से एक ये हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है या हैंडलूम है वो भी। ठीक है, अब मैं आज ये बहुत कम देखने को मिलता है ये सेक्टर की, ये रन हो रहा है यहाँ पर, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो जनरेट हो पा रही है, बहुत कम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए एक स्कीम लाई गई। इस स्कीम में क्या है, टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस ऑफ द आर्टिसंस। ठीक है, अब जो अभी कोई कर रहा है काम, ठीक है, उसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, तो इस स्कीम के अंडर जो उसकी वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। सेकेंड वन, टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उसको ऐसा रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो ये जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बन रहे हैं तो इनकी जो क्वालिटी जो है या प्रोडक्टिविटी जो है वो क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाए और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाए, प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाए। थर्ड वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कशॉप्स एंड हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर आर्टिसंस। बहुत सारे ऐसे आर्टिसंस हैं, हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस हैं जिनके पास अब वो ऐसी जगह नहीं बची हैं जहाँ पर ये काम कर सकते हैं, तो उनके लिए ये वर्कशॉप्स या जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई जहाँ पर वो अपना ये जो काम कैरी ऑन कर सकते हैं, ताकि एक तो क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाए इन हैंडीक्राफ्ट्स की, प्लस प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो हमें फिर पता है कि इन हैंडीक्राफ्ट्स की वैल्यू मार्केट में क्या है, या वर्ल्ड मार्केट में या नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में क्या है। अगर इनकी वैल्यू इन क्वालिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो हम खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो जनरेट हो सकती हैं, प्लस जो इकॉनमी है वो उसका फ्लो कितना रहेगा हमारी स्टेट में, बाहर की स्टेट से या बाहर की कंट्री से, जब हम इन्हीं हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं बाकी स्टेट्स या बाकी कंट्रीज में। द नेक्स्ट स्कीम इज प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये स्कीम क्या है, द स्कीम इज अवेलेबल फॉर न्यू एस्टेब्लिश्ड प्रोजेक्ट्स। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन अर्बन एज वेल एज इन रूरल एरियाज बाय सेटिंग अप यूनिट्स इन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर्स। ठीक है, ये जो स्कीम है, ये जो नए प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिश किए गए उनके लिए ये दोनों जगह, दोनों एरियाज में, चाहे वो अर्बन एरियाज हो या रूरल एरियाज, दोनों जगह ये लॉन्च की गई। क्या किया गया कि बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो सेटअप किए गए, और साथ साथ में कुछ सर्विस सेक्टर्स लाइक टूरिज्म सेक्टर, ठीक है, ये भी सेटअप किया गया ताकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आपको पता है वहाँ पर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या जो सर्विस सेक्टर है टूरिज्म के रिलेटेड, ठीक है, या जो उसके अलाइड सेक्टर्स है टूरिज्म के, तो उसके रिलेटेड वहाँ पर जो लेबर्स हैं वहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ से क्या होगा, इस स्कीम से क्या होगा, इस प्रोग्राम से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है जो J&K का यूथ है उनके लिए। नेक्स्ट वन इज स्किल एम्पावरमेंट। अंडर द स्किल, सॉरी यहाँ पर स्किन आ गया है, स्किल है यहाँ पर, जो ये यहाँ पर है इट इज स्किल नॉट स्किन, स्किल। अंडर द स्किल the government is trying to provide necessary skills to the use for making them employable and inculcating in the market related and required skills. These schemes are job oriented with emphasis on placement. आपको मैं इसके बारे में वही एग्जांपल दूंगा उड़ान की। ठीक है, इसमें क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ ट्रेनिंग है जो J&K का यूथ है इनके पास। नो डाउट द यूथ ऑफ J&K is highly qualified in the education sector, ठीक है, highly qualified है, लेकिन we are lagging in skill training। ठीक है, हमारे पास स्किल नहीं है, वो टेक्निकल हैंड नहीं है हमारे पास, जिनकी वजह से हम J&K का यूथ है ये पीछे रह जाता है। ठीक है, तो उड़ान की मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पर स्किल एम्पावरमेंट में, कि बच्चों को यहाँ से लिया जाता है, उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, 3 से 6 महीने तक ट्रेनिंग मिलती है उनको, फिर उन्हीं इस स्कीम के अंडर उनको
उन्हीं कंपनीज में प्लेसमेंट हो जाती है उनकी, उनको वहाँ पर वर्क अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे क्या होता है कि जो जब ये जो यूथ है वो उनको जॉब मिलती है, तो उस चीज़ की वजह से क्या होगा, जो इकोनॉमी है JNK की वो इम्प्रूव करेगी, वो फ्रंट फुट पे आएगी। फिर है सेक्टोरल इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब सेक्टोरल इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं? पहला है हाईली लेबर इंटेंसिव लाइव स्टॉक सेक्टर। ठीक है, हाईली लेबर इंटेंसिव लाइव स्टॉक सेक्टर। अगर आप लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करोगे तो वहाँ पर मशीन्स भी, छोटी छोटी मशीन्स भी यूज़ होती है, लेकिन मोस्टली आप देखोगे लेबर वहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, तो इस पे फोकस किया गया है। ठीक है, इट हैज़ द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि स्किल्ड होने चाहिए, लेकिन ये ऐसा एक सेक्टर है जहाँ पर ये दोनों को एब्जॉर्ब कर सकता है, चाहे स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड हो, दोनों को ये सेक्टर जो लाइव स्टॉक सेक्टर है ये एब्जॉर्ब कर सकता है। एब्जॉर्ब मतलब उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकता है। सेकंड वन, दिस एक्टिविटी हैज़ द पोटेंशियल टू ऑगमेंट एग्रीकल्चरल इनकम्स। इस एक्टिविटी की जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, अगर आप कैटल रियरिंग, क्योंकि वो भी लाइव स्टॉक में आता है, क्योंकि उनको जो फॉडर उनके लिए यूज़ होता है, तो कैसे एग्रीकल्चरल इनकम इस लाइव स्टॉक सेक्टर से इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, अब जो उनको फॉडर की ज़रूरत पड़ती है, अब मेरे पास काउ फार्म है, ठीक है, काउ फार्म की मैं मुझे उनके लिए फॉडर चाहिए, तो वो फॉडर कहाँ से आएगा? वो किसी एग्रीकल्चर फील्ड से आएगा। ठीक है, जो कोई मतलब बंदा कोई एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता हो, वो उससे जुड़ा हुआ होगा, मैं उससे खरीदूंगा, मतलब उसकी भी इनकम जनरेट हो जाती है। ठीक है, जब वो मुझे फॉडर की ज़रूरत पड़ती है। फॉडर की ज़रूरत मुझे तब पड़ेगी जब मेरे पास लाइव स्टॉक सेक्टर काम कर रहा होगा, मतलब मेरे पास ये कैटल फार्म है, ठीक है, या पोल्ट्री है, तो जिसकी वजह से क्या है कि जो एग्रीकल्चरल इनकम्स भी इस एक्टिविटी की वजह से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, थर्ड वन, increased public investment and improvised agronomic practices will increase the employment potential of the sector and attract private investments। ठीक है, अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्ट हियर मीन्स द गवर्नमेंट अगर इसमें इन्वेस्ट करता है, ठीक है, एंड इम्प्रोवाइज्ड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। इम्प्रोवाइज्ड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है हमारे पास। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से क्या होगा कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड है हमारे पास वो इम्प्रूव करेगा। ठीक है, जब यहाँ से पब्लिक इन्वेस्ट करेगा, मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी लाइव स्टॉक में, तो दोनों साइड बाय साइड चलेंगे। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। ठीक है, इस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, अगर ये अभी 15% था, ये जब गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगा तो उससे क्या होगा, ये फ्रॉम 15 इट बिकम 25% जा सकता है, 30% जा सकता है, जब धीरे धीरे, क्योंकि स्टेप वाइज ये काम करेगा, एक साथ ये फ्रॉम 15 to 100 नहीं पहुंच सकता। ठीक है, लेकिन जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, एंड अट्रैक्ट, इससे क्या होगा कि एक तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, प्लस जो प्राइवेट सेक्टर है वो उनमें भी वो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एक बंदा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास एक पोल्ट्री है, मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मुझे देखकर जब मैं इम्प्रूव करूँगा, ठीक है, जब मुझे गवर्नमेंट वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, ठीक है, सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, जब मैं इम्प्रूव करूँगा, ठीक है, तो दूसरा बंदा है वो मुझे देखकर वो मुझे देखेगा, वो कहेगा जब ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ठीक है, उसमें एक इंटरेस्ट पैदा होगा, वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो वही बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो कोई और भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जब वो देखेगा कि नहीं, जब ये बंदा कर सकता है तब मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक स्टेट इंटरवेंशन नहीं होगी। फिर हमारे पास टूरिज्म सेक्टर। Tourism sector with its potential in employing people across the skill spectrum and positive externalities for other sectors like handicrafts, handloom, transport, etc. यहाँ पर एक हम इससे ये समझेंगे टूरिज्म सेक्टर को,
टूरिज्म सेक्टर आपको पता ही है कि बहुत सारे टूरिस्ट, चाहे वो नेशनल टूरिस्ट हो या इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, J&K स्टेट में आते ही हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम्स है, जो ये हैंडलूम प्रोडक्ट्स है या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, दोनों ही। और आपने देखा होगा जब भी आप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे गए होंगे, वहाँ पर आपने ये हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडलूम्स, जो ये चीज़ें होती हैं, तो जो टूरिस्ट होते हैं वो दे आर अट्रैक्टेड, दे गेट अट्रैक्ट टूवर्ड्स दीज थिंग्स। ये हैंडीक्राफ्ट्स है या हैंडलूम्स है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत होती है। तो क्या होगा, टूरिज्म सेक्टर से जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है वो डेवलप होगा, हैंडलूम सेक्टर है वो डेवलप होगा, ठीक है। साथ साथ में हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मतलब जिसमें होटल्स आते हैं, ठीक है। आप देखोगे क्योंकि बाहर से टूरिस्ट आया उसको स्टे कहाँ करना है, इसी होटल में। वहाँ पर जो है जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतने ज़्यादा जो बंदे हैं उनको होटल में काम मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स में देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इनकम जनरेशन होगी। हैंडलूम्स में एम्प्लॉयमेंट प्लस इनकम जनरेशन होगी। टूरिज्म सेक्टर आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि जो टूरिस्ट बाहर से आया उस वो अपनी गाड़ी लेकर नहीं आया होता है, ठीक है। उसको यहाँ पर घूमने के लिए गुलमर्ग से पहलगाम, पहलगाम से निशात, निशात से दूध पत्री, जहाँ पर भी जाना है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। अब जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, उतना ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, उतने ही बंदों की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो इस ट्रांसपोर्ट के साथ डील करेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें हुई यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी, इनकम जनरेशन भी, ठीक है। अब हम चलते हैं जो हॉस्पिटलिटी है, PPP पॉलिसी, जो अभी हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी जो है, इससे क्या होगा कि अगर ये कि पब्लिक भी मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी 50% प्लस 50% एक प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करेगी, वो यहाँ पर स्टार्ट क्या करेंगे, होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर कॉस्ट शेयरिंग, जो प्रॉफिट शेयरिंग रहेगी वो 50-50 जाएगा गवर्नमेंट के पास, 50% जाएगा उस प्राइवेट जो कंपनी है जो इस PPP पॉलिसी में गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो होटल्स और रिजॉर्ट स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। जब होटल्स या रिजॉर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट भी होगा ही, ठीक है, गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट मिलेगा और उस एंटरप्राइज को, प्लस वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकती है लोगों के लिए, ठीक है। फिर है रेगुलर फ्लाइट्स। रेगुलर फ्लाइट्स ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो डायरेक्ट कश्मीर से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, जहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह नहीं जाती है। रेगुलर फ्लाइट्स जब होंगी, ठीक है, इसी PPP पॉलिसी पे, पब्लिक प्राइवेट पॉलिसी पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी पे, तो इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे टूरिस्ट, उनको आसानी होगी उन जगहों से, उन प्लेसेस से कश्मीर आने के लिए या जम्मू आने के लिए, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा टूरिस्ट रश होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे और इनकम जनरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी PPP पॉलिसी पे मैंने यहाँ पर एक और ब्रांच निकाली है, इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पोर्टल इन PPP मोड, इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पोर्टल इन PPP मोड, ठीक है। अब ये क्या है PPP मोड कि आप ऑनलाइन बैठकर, जो हमारे पास यहाँ पर नेटवर्क्स वगैरह हैं, ऑनलाइन बैठकर हम अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई बंदा बैठा है उसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कि उनको बता सकते हैं मतलब यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी आपको, अगर आपको यहाँ पर घूमने आना है तो क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें दोनों कर सकते हैं, गवर्नमेंट और ये जो इसी PPP मोड पे दोनों काम साथ कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट रश होगा उतनी यहाँ पर इनकम जनरेशन होगी, स्टेट का फ़ायदा है, उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, उससे भी स्टेट का ही फ़ायदा है, क्योंकि दोनों चीज़ों से क्या होगा, इनकम जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से जो इकोनॉमी है J&K की, वो बैकफुट से फ्रंट फुट पे आएगी, ठीक है। और इसी में क्या होगा, टू ट्रेन यूथ को ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। अब ये जो यूथ है इनको क्या ट्रेनिंग देनी है, अगर आप विंटर्स में गुलमर्ग गए होंगे, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है वहाँ पे,
तो वहाँ पर टूरिस्ट भी आए हुए होते हैं और वो स्केटिंग करते हैं, ठीक है। वहाँ पर लोकल्स जो होते हैं, लोकल वो जो यूथ होता है, उनके पास वो स्केटिंग बोर्ड्स होते हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं उन टूरिस्ट को। अब वो मुफ्त में उनको नहीं देते, उनको वो कुछ पैसा उनको देना पड़ता है, क्या रेट होगी वहाँ पर वो पे करनी पड़ती है उनको। अब इससे क्या होगा कि वो पैसा उन्हीं के पास डायरेक्ट नहीं जाता है पूरा, कि वो बंदे वहां पर काम कर रहे हैं तो वो पैसा उठाएंगे और ले जाएंगे, नहीं। उनको पहले कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है, जो वहाँ की अथॉरिटी है वहां पर डिपॉजिट करना पड़ता है, और फिर वो वहां पर काम कर सकते हैं। लेकिन वो जो स्केटिंग, उनके पास जो वो स्कीइंग स्किल्स है, ठीक है, स्कीइंग स्किल्स जो है उनके पास, वो ऐसे ही नहीं, उनको ट्रेन किया हुआ होता है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग मिली हुई होती है। तो यहाँ पर जो है, जो गवर्नमेंट प्लस या पब्लिक, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कोई ये कंपनी है, वो मिलकर क्या है यूथ को ट्रेन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, ठीक है। या हॉस्पिटैलिटी में होटल्स के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, कि वहाँ पर वो वेटर का काम करते हैं या कोई और मैनेजर पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट होते हैं होटल्स में, ठीक है। तो ये दोनों कर सकते हैं, ये शेयरिंग कर सकते हैं, यहाँ पर पार्टनरशिप कर सकते हैं, और यूथ को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड एडवेंचर टूरिज्म, जो मतलब यही में, जब आप ट्रेन करोगे यूथ को, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो या हॉस्पिटैलिटी के लिए, जिससे क्या होगा, दोनों चीज़ें होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी और एक इनकम जनरेशन भी होगी, दोनों, उन यूथ की भी और जो यहाँ के जो गवर्नमेंट है उनकी भी इनकम जनरेशन होगी। फिर है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर ऑफ occupies an important place with fine tradition of craftsmen employing 4 to 5 lakh artisans, 179 major craft clusters and revenue generation of rupees 1000 करोड़ प्लस। आप देखोगे कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो है ये मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। ये ट्रेडिशनल एक आर्ट है हमारे पास, ठीक है, जो इसमें 4 to 5 लाख जो आर्टिसंस है ये इसके साथ जुड़े हुए हैं, 179 मेजर क्राफ्ट क्लस्टर्स हैं, और ये जो कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ये रुपीज़ 1000 करोड़ प्लस, 1000 करोड़ प्लस ये एनुअली ये इनकम जनरेशन रेवेन्यू जनरेट करते हैं स्टेट के लिए। अब देखो आप हैंडी क्राफ्ट सेक्टर जो जम्मू एंड कश्मीर का है, ये कितना एक इम्पॉर्टेंट ये जो सेक्टर है हमारे पास, जो मतलब फाइन ट्रेडिशन, जो फाइन ट्रेडिशन मतलब कि वही जो जब हम पुराने ज़माने की चीज़ें देखते हैं, या जो हमारा फर्नीचर है उस पर वुड कार्विंग की जाती है, या जो हमारे शॉल्स है, कानी शॉल्स है, पश्मीना है, शातूस है, ठीक है, या रफल शॉल है, आप वही देखो वो कितना कॉस्टली पड़ता है। और जब यही इसी सेक्टर को प्रमोट किया जाए, ठीक है, उसको उसके लिए मतलब जब पब्लिक उसके लिए इन्वेस्ट करेगा, मतलब गवर्नमेंट उस इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, तो जब ये इम्प्रूव होगा तो इससे क्वालिटी हैंडीक्राफ्ट्स की इम्प्रूव हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर ये अभी 1000 करोड़ प्लस रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो उसके बाद ये इससे ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। तो उससे भी जो हमारी इकोनॉमी है JNK की, वो पटरी पे आ सकती है, इट विल बैक टू द रेल्स। फिर है हमारे पास यहाँ पर जो हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है यहाँ पर, दैट इज IT BPO सेक्टर, ठीक है। IT BPO सेक्टर क्या हुआ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT BPO sector has showcased India's talent emerging as an important foreign exchange earner. But in Jammu and Kashmir, it is still in the process of separating its wings. That sector has attracted number of young entrepreneurs, but the growth in the sector has been constrained by lack of connectivity, reluctance of talent from the rest of the country to work in the state, and network of educational institutions in IT, ठीक है। तो IT BPO सेक्टर जो है, अगर आप बहुत सारे ऐसे बंदे जो हैं इंडिया में जो जो क्या एक्ट करते हैं, एक्ट एज ए फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। फॉरेन एक्सचेंज अर्नर क्या है कि वो जो बड़ी बड़ी IT कंपनीज हैं, ठीक है, वो वहाँ पर जाकर काम करते हैं और
अर्निंग करते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, मतलब कि वहाँ पर बैठकर फॉरेन कंट्री में जो पैसा कमाते हैं वो हमारी कंट्री में आता है, ठीक है, क्योंकि उनको बेचना है अपनी फैमिली को, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है इंडिया में, ठीक है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, ये जो अभी यहाँ पर ये जो सेक्टर है आईटी बीपीओ सेक्टर, ये अभी उतना फैला नहीं हुआ है। आप क्या देखोगे, श्रीनगर में एक दो बीपीओ सेंटर्स देखोगे, या रिसेंटली 2019 में अगस्त से पहले एक बीपीओ सेंटर ओपन हुआ, ठीक है, या मोस्टली जम्मू में होंगे कुछ बीपीओ सेंटर्स, उतने ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि कोई यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता इन बीपीओ सेंटर्स में। या अगर आपको अब ये इन अब मैं अब कोई बीपीओ सेंटर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, अब मुझे उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर हायर नहीं कर सकता। अब मुझे वहाँ बाहर से किसी का बंदे को, जो एक्सपर्ट बंदे होंगे उनको लाना है, उनको हायर करना है, लेकिन वो डरते हैं यहाँ आने से, ठीक है। उनको क्या, उनके दिमाग में ये बैठा है कि मतलब कश्मीर में ये चीज़ें हो रही है, और बस यही कहूँगा कि वे सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। या एक और चीज़ है यहाँ की, द लैक ऑफ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब अभी जो क्राइसिस चल रही है, जो लॉकडाउन है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक जो अभी चल रहा है, तो इस पेंडेमिक की वजह से सभी घरों में बैठे हुए, ठीक है, पूरा जो वर्ल्ड है वो इसको फेस कर रहा है, ठीक है। अब जो टीचर्स हैं उनको बच्चों को पढ़ाना है, ऑनलाइन ट्यूशन देना है, उनको पढ़ाना है। अब क्या है कि अब JNK की बात हम करेंगे, यहाँ पर अभी 2G स्पीड है, स्पीड पे हम पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों को हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब यही कोई बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करेगा, ठीक है, या लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया कि इंटरनेट शटडाउन कितनी बार हुआ है, तो उस इंटरनेट शटडाउन की वजह से कितना लॉस हुआ है रेवेन्यू JNK का, ठीक है। तो जब ये चीज़ें हैं, इस कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से, या जो अभी मैं कह रहा था कि जो बाकी स्टेट से यहाँ पर यूथ काम नहीं करना चाहता है, ठीक है। या दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, पर्टिकुलरली इन आईटी सेक्टर, वो लैग करते हैं। यहाँ पर उतने ज़्यादा आईटी सेक्टर में उतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है जहाँ पर ये जो आईटी जो हमारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको इम्प्रूव किया जाता है, यहाँ पर एक टैलेंट जो है उनको आगे लाया जाता है। वो चीज़ यहाँ पर लैग करती है हमारी JNK स्टेट में, जिससे क्या है कि ये जो आईटी बीपीओ सेक्टर है, ये अभी हम इसमें बहुत पीछे रहेगा। अगर ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है तो जाहिर सी बात है, इससे क्या होता है, बहुत सारे जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, वो अपनी इनकम जनरेशन करते, तो स्टेट को ही फ़ायदा होता, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है इसमें इतना ही था, तो ये एंड हुआ, ठीक है। तो लास्ट पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस दी हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। फर्स्ट वन इज़ PPP, दिस इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सेकंड वन MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। SSJK, स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू एंड कश्मीर। BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। RPC, रीजनल प्लेसमेंट सेल। PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। NREGS, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। तो ये कुछ एब्रीवेशंस लास्ट में मैंने दिए, तो आपके एग्ज़ाम में ये पूछी जाती हैं। आई होप आपने ये जो मैंने इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया, आपको ये समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।